Good morning. Myself Dr. Anil Kumar, Associate Professor of Geography, PTNRS गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक। आज का मेरा जो टॉपिक है हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द कोरल रीफ। इसके अंतर्गत हम डार्विन डाना का भू अवतरण सिद्धांत करेंगे। तटीय प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति एवं उनके निर्माण प्रक्रिया के संबंध में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। उनकी निर्माण प्रक्रिया सरल एवं बोधगम्य है, किंतु प्रवाल रोधिका तथा प्रवाल द्वीप वलय की उत्पत्ति के संदर्भ में इसके उपर्युक्त विवरण को देखा गया है। इसके बाहरी भाग का आरंभ इतनी गहराई पर होता है जहां प्रवाल कीटों का जीवित रहना संभव अथवा विकसित होना संभव नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए या सिद्धांत प्रस्तुत किए, किंतु वास्तविकता यह है कि आज तक किसी ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जा सका जो इस समस्या के पूर्ण निराकरण में समर्थ हो। तो इसके लिए 3 परिकल्पनाओं को 4 प्रमुख वर्गों में रखा गया है। नंबर 1, डार्विन डाना का प्रतिपादित अवतरण सिद्धांत। दूसरा, मर्रे अगासिस, सैम्पर तथा अन्य वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित शिखर भूखंड सिद्धांत। तीसरा है डेली द्वारा प्रतिपादित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। और चौथा है डेविस की परिकल्पना। तो इसके अंतर्गत हम डार्विन डाना का भू अवतरण सिद्धांत को विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने बैरियर रीफ और अटॉल की उत्पत्ति संबंधी भ्रांतियों के निराकरण के लिए अवतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वस्तुतः यह उनकी बिगिल नामक जहाज़ में की गई समुद्री यात्रा का परिणाम था। इस यात्रा में उन्होंने तहीती की प्रवाल रोधिका तथा कीलिंग के अटॉल का निरीक्षण किया। डार्विन के मतानुसार सभी प्रकार के प्रवाल भित्तियों का प्रारंभिक तटीय प्रवाल भित्ति के रूप में प्रारंभ होता है। जब तक सागर स्थल और स्थल में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब तक तटीय प्रवाल भित्ति का स्वरूप बना रहता है, किंतु कालांतर में स्थल के अवतरण अथवा सागर तल की ऊंचाई में वृद्धि होने पर प्रवाल भित्ति जलमग्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप प्रवाल कीट ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। यदि किसी ज्वालामुखी द्वीप के किनारे तटीय प्रवाल भित्ति का विकास होता है और कालांतर में वह द्वीप धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है, तब ऐसी स्थिति में प्रवाल भित्ति का बाहरी किनारा क्रमशः ऊपर की ओर उठता जाता है। ज्ञात है कि प्रवाल कीट गहराई में जीवित नहीं रह सकते, अतः अपने जीवन को जीने के लिए उनका स्नाय धीरे धीरे वे ऊपर की ओर विकसित होना उनका स्वाभाविक है। इसके विपरीत तट से संलग्न प्रवाल भित्तियों का विकास अवतरण के सिद्धांत के साथ साथ पूर्ववर्ती कारणों से नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप तट और भित्ति के बाहरी किनारों के बीच में समुद्र का जल भर जाने से लैगून का निर्माण हो जाता है और अवतरण की क्रिया के जारी रहने पर लैगून की चौड़ाई और गहराई में वृद्धि होती रहती है, जबकि तटीय प्रवाल भित्ति का स्वरूप बदलकर वह प्रवाल रोधिका बन जाती है।
अतः द्वीप के पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाने पर एक वृत्ताकार लैंगून उसके चारों ओर वलयाकार परवाल भित्ति के रूप में शेष रह जाता है। यदि हम कोई और दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें प्रारंभ में तटीय परवाल भित्ति का निर्माण किसी महाद्वीप के तट के निकट जलमग्न चबूतरे पर हो, तो ऐसी परिस्थिति में धरातल का अवतलन प्रारंभ हो जाता है। तब परवाल भित्ति खुले समुद्र की ओर ऊपर की ओर विकसित होने लगती है तथा तट के निकट उसका विकास मंद पड़ जाता है। फलस्वरूप तट और परवाल भित्ति के बीच लैंगून का निर्माण होता है। इस प्रकार तटीय परवाल और कालांतर में परवाल रोधिका बन जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार उपर्युक्त तीनों प्रकार की परवाल भित्तियों का क्रमिक अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। ज्ञातव्य है कि अवतलन की क्रिया होते रहने पर भी लैंगून का छिछलापन पूर्ववत बना रहता है। कारण स्पष्ट है। समुद्री तरंगें लैंगून में निरंतर अवसाद लाकर भरती रहती हैं। इसके अंतर्गत परवाल भित्तियों के अपर्दन तथा भौतिक विखंडन के कारण अवसाद की अतिरिक्त मात्रा लैंगून के नितल पर निक्षिप्त होती रहती हैं। इस सिद्धांत में रोधिका के परवाल रोधिका एवं परवाल वलय द्वीपों का निर्माण केवल उन्हीं भागों में संभव है जहां समुद्र के नितल का निमज्जन हुआ हो। परवाल भित्तियों की गहराई तक पाए जाने का कारण भी अवतलन तथा उसके परिणाम स्वरूप परवाल कीटों का तीव्र गति से ऊपर की ओर विकास करना है। डाना ने डार्विन के अवतलन सिद्धांत का समर्थन किया। वास्तव में डाना ही सर्वप्रथम सन 1849 में बताया कि निमग्न घाटियों ड्राउन्ड वैलीज की उपस्थिति का एकमात्र कारण निमज्जित तटों की घाटियों में समुद्र की भुजाओं का प्रवेश कर जाना है। सन 1918 में फोई ने पूर्वी फिजी में ट्यूथा के उत्थित अटॉल के सर्वेक्षण में पाया गया कि भूपृष्ठीय अपर्दन और अपर्दित ज्वालामुखी के आधार पर अटॉल चूना प्रस्तर का विषम विन्यासी संस्पर्श है। इसी प्रकार अन्य समीपवर्ती वलयाकार परवाल भित्तियों में यही बात पाई गई। अतः ऐसे सभी मामलों में परवाल भित्तियों के विकास का अवतलन के साथ निश्चित संबंध पाया गया है। डाना तथा डार्विन दोनों का दृढ़ विश्वास था कि तटीय रोधिकाओं के समीपवर्ती तटों पर निमज्जित खाड़ियों की उपस्थिति अवतलन की सूचक है। क्वींसलैंड तथा इंडोनेशिया के तटवर्ती क्षेत्रों में अनेकों ऐसी खाड़ियाँ पाई जाती हैं जिनके अपवाद स्वरूप इन परवाल भित्तियों के कुछ क्षेत्रों में अवतलन का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता। यद्यपि डार्विन के अवतलन सिद्धांत के सुदृढ़ आधार हैं, तथापि इस परिकल्पना के पक्ष तथा विपक्ष में अनेक तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1, लैंगून का छिछलापन यथावत बना रहना अवतलन की प्रक्रिया का संकेत देता है। स्थलखंड स्थिर होने की दशा में अवसादीय निक्षेपों से कालांतर में लैंगून की गहराई में निरंतर कमी होना अथवा उसका भराव हो जाना
बिल्कुल स्वाभाविक है, किंतु इसके नितल का मंद गति से निमज्जन होता रहता है। इससे अवसादों की निरंतर आपूर्ति उसे भर नहीं पाती और उसकी गहराई यथावत बनी रहती है। दूसरा, प्रवाल द्वीपों के निकट तटों पर खाड़ियों का पाया जाना अवतरण का सूचक है। तीसरा, प्रवाल भित्तियों का आधार समुद्र में उतनी गहराई पर मिलता है जहां प्रवाल कीट जीवित नहीं रह सकते। सन 1896 में फुनाफुटी एटॉल प्रशांत महासागर में जो स्थित है में की गई भेदन क्रिया के फलस्वरूप प्रवाल निर्मित चट्टानों की 1114 फीट मोटी विभिन्न परतें मिलती हैं। इसी प्रकार ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर कई स्थानों पर ड्रिलिंग करने से काफ़ी गहराई तक प्रवाल मिले हैं। सन 1947 में बिकनी एटॉल में 2556 फीट की गहराई पर प्रवाल निर्मित शैलें मिली हैं। नंबर 4, प्रवाल भित्तियों के संबद्ध द्वीपों के किनारे भृगु नहीं पाए जाते, जो अवतरण का द्योतक है। नंबर 5, प्रशांत महासागर के कुछ भागों में ऊपर उठे हुए पुलिन पाए जाते हैं। वहाँ एटॉल जैसी प्रवाल भित्तियों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। छठा, प्रवाल भित्तियों के आधार और उनकी मोटाई क्रमशः बढ़ती जाती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रवाल भित्ति का निर्माण ऐसे जलमग्न चबूतरों से हुआ है जो क्रमशः धंसता गया। अवतरण सिद्धांत के विरोध में प्रस्तुत किए जाने वाले तर्क निम्नलिखित हैं। नंबर 1, एक ही द्वीप के साथ तटीय प्रवाल भित्ति का प्रवाल रोधिका पर पाया जाना परस्पर विरोधी प्रतीत होता है। फिजी के नेरे द्वीप में दोनों प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ एक साथ पाई जाती है, जो अवतरण सिद्धांत के प्रतिकूल है। दूसरा, यदि मान लिया जाए कि अवतरण की क्रिया धीरे धीरे चलती है, तब ऐसी स्थिति में प्रशांत महासागर में विस्तृत भूखंडों को जलमग्न हो जाना चाहिए था, किंतु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है और न ही ऐसा कोई भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तीसरा, फुनाफुटी में की गई ड्रिलिंग से उत्पन्न छिद्र में के ऊपरी भाग में स्थित प्रवाल शैलों के टुकड़ों के गिर जाने से उनकी गहराई में यथास्थान पाए जाने का भ्रम उत्पन्न हुआ। हजारों मीटर की गहराई पर प्रवाल का पाया जाना संभव नहीं लगता। चौथा, स्वयं डार्विन ने इस तथ्य को स्वीकारा कि अंततः समुद्री क्रेटर पर निर्मित प्रवाल भित्तियों का वलयाकार रूप में एटॉल के समान हो जाती हैं। और पांचवा, सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि एटॉल का निर्माण केवल उथले चबूतरों पर हुआ है, न कि गहराई में डूबी हुई पर्वत की चोटियों पर। इस तथ्य से प्रस्तुत सिद्धांत का खंडन होता है। थैंक यू वेरी मच।